द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों, और मैं सागर पांडे। आज हम चर्चा करेंगे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी क्रिया। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, जिसमें से छात्रों हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। भूकंप और सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं भूगोल के एक क्रमबद्ध सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो कि भौतिक भूगोल का एक भाग है। भूगोल की सबसे बड़ी शाखा भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने का तात्पर्य बच्चों, पृथ्वी के बाह्य सतह का अध्ययन करना, पृथ्वी से संबंधित जुड़े हुए वायुमंडल का अध्ययन करना और पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। हम भौतिक भूगोल की बात कर लें, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं संबंधित हैं। भौतिक भूगोल के अध्ययन से ही हम भूकंप आने का कारण, भूकंप के आने से मानवीय प्रभाव, मानव पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सुनामी आने का कारण, उसका मानव पर और इस पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है, ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार का कारण और वो कैसे मानव पर प्रभाव डालता है। ये तीनों टॉपिक्स आपके भौतिक भूगोल के पाठ से जुड़ा हुआ है। तो आज हम पहले समझेंगे बच्चों कि भौतिक भूगोल है क्या। भौतिक भूगोल को हम प्राकृतिक भूगोल कहते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल अजैविक संगठनों से ही बना हुआ है। अर्थात भौतिक भूगोल अजैविक और संगठित भागों का ही पार्ट है। जैसे कि भौतिक, आज हम बात करें भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता है। प्राकृतिक भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा बच्चों, भौतिक भूगोल। पर भौतिक भूगोल में कैसे क्या क्या भाग हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी का ये मध्यवर्ती परत और ये केंद्रीय परत। पृथ्वी का केंद्रीय परत आपका क्रोड कहलाता है, और ये दूसरी परत आपका सीमा कहलाता है, और आपका ये सियाल कहलाता है। सियाल, सीमा और क्रोड। सियाल, सीमा, क्रोड ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें हैं। पृथ्वी की सतह आपका ये भाग हो जाएगा, धरातल की सतह या पृथ्वी की सतह। आपके सियाल को ऊपरी भूपर्वतीय वाला भाग होगा बच्चों। अब चर्चा करते हैं पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल। ये भाग आपका वायुमंडल होगा, और प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अगर भौतिक भूगोल को बांटा जाए तो भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाएगा पृथ्वी की सतह का। पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना अर्थात पृथ्वी के ऊपरी परत स्थल का अध्ययन करना। दूसरा भाग इसका पृथ्वी की आंतरिक परत का अध्ययन करना। उसके साथ साथ पृथ्वी का केंद्रीय भाग का अध्ययन हो गया, पृथ्वी की सतह का अध्ययन हो गया, और वायुमंडल का अध्ययन करना। अगर वायुमंडल का अध्ययन किया जाए
पृथ्वी के आंतरिक परत का अध्ययन किया जाए और अगर पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाए तो तीनों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। ये तीनों का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। लेकिन हमें समझना ये है बच्चों, छात्रों, कि ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंध कैसे रखते हैं। ये तीनों भाग, वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक परत और पृथ्वी की सतह, तीनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, तीनों एक दूसरे से अंतर संबंध कैसे रखते हैं। इसके लिए अगर हम ध्यान दें या एक दूसरे को कैसे ये प्रभावित करते हैं। भौतिक भूगोल एक परिवर्तनशील भाग है। भूगोल का एक ऐसी शाखा जो कैसे होगी? लगातार परिवर्तित होगी, परिवर्तनशील होगी। वायुमंडल पृथ्वी के बाह्य सतह को प्रभावित करेगी, अर्थात वायुमंडल भाग पृथ्वी के बाह्य सतह को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। पृथ्वी के बाह्य सतह को प्रभावित करेगी। वायुमंडल पृथ्वी के बाह्य सतह को कैसे प्रभावित करेगी, इस पर चर्चा करते हैं। जब वायु तीव्र गति से गमन करती है, चलती है, तो जिस स्थान पर वो उतरती वायु ऊपर से और धरातल से टकराती है, अगर भाग मरुस्थलीय भाग आता है तो उससे रेत को और मिट्टी को उड़ा ले जाती है, अर्थात क्या करती है? अपरदन। और उसे उड़ाई हुई मिट्टी को अपने साथ ढोकर किसी अन्य स्थान पर छोड़ देती है, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण। तो अपरदन और निक्षेपण ये क्रिया वायु द्वारा संपादित होती है और इससे पृथ्वी की सतह प्रभावित होती है। दूसरी बात है, वायुमंडल किसके द्वारा बच्चों? वायुमंडल में वर्षा को वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, वायुमंडल की क्रिया है। तो जब वर्षा तीव्र गति से होती है तो मृदा की ऊपरी सतह का स्थलीय भाग, मिट्टी की ऊपरी परत, धरातल की ऊपरी परत का क्षरण होता है और वो मिट्टी नदियों के माध्यम से वर्षा ऋतु के कारण अपरदित हो जाती है और वो मिट्टी का ढेर कहीं न कहीं इकट्ठा होता रहता है या अधिकतर नदियों के माध्यम से महासागरों तक पहुंचता है। अर्थात साधारण भाषा में वायुमंडल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करेगी। वायुमंडल के अंतर्गत हम चक्रवात की चर्चा करें बच्चों। तो चक्रवात वायुमंडल का ही एक भाग है और ये चक्रवात जब महासागरों से स्थल की तरफ आता है, पृथ्वी की सतह की तरफ आता है, तो वो सतह को, पृथ्वी के धरातल की सतह को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले वनस्पतियों और जीवों को भी वो प्रभावित करता है। अर्थात वायुमंडल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे ये पृथ्वी की आंतरिक परत का अध्ययन हमें क्यों करना है या ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक परत या पृथ्वी का आंतरिक भाग पृथ्वी की सतह को प्रभावित करेगा, कैसे, इस पे बात करेंगे। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी क्रियाएं होगी तभी पृथ्वी की सतह पर पर्वतों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चों? पृथ्वी के सतह। पृथ्वी की आंतरिक परत का इसलिए अध्ययन करना है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही पृथ्वी की बाह्य सतह प्रभावित होगी, क्योंकि आंतरिक सतह से टेक्टोनिक क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से जब मैग्मा बाहर आएगा या टेक्टोनिक क्रिया, प्लेटें दूसरे टकराएंगी तो पृथ्वी की सतह पर किसका निर्माण होगा? पर्वतों का निर्माण होगा। साथ साथ पठारों का भी निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पठारों का निर्माण होगा। पर्वत घाटियों का निर्माण होगा। साधारण भाषा में यह कहना है कि पृथ्वी की आंतरिक परत का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे हमें पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर प्रभाव क्या कैसे पड़ेगा या कैसे इसको प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से भौतिक भूगोल को 3 भागों में बांटा गया। पृथ्वी की सतह
अब हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह को, और आगे थोड़ा बात दिया जाए बच्चों। अगर पृथ्वी की सतह को बांटा जाए तो पृथ्वी की सतह दो भागों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग स्थलीय भाग और दूसरा भाग जलीय भाग। पृथ्वी की सतह दो भागों में विभाजित है। पहला है स्थलीय भाग और दूसरा जलीय भाग। अगर ध्यान दिया जाए तो पृथ्वी का आंतरिक भाग और वायुमंडल, पृथ्वी का आंतरिक भाग और वायुमंडल ये दोनों एक साथ पृथ्वी के स्थलीय भागों को प्रभावित करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा कि वायुमंडल पृथ्वी की ऊपरी परत को प्रभावित करता है और पृथ्वी की आंतरिक परत भी पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है। पृथ्वी की आंतरिक भाग पृथ्वी के बाह्य सतह को प्रभावित करता है, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक परतें या पृथ्वी का आंतरिक भाग और वायुमंडल स्थलीय भाग को प्रभावित करेंगे। ये प्रश्न यहाँ पर है, क्या जलीय भाग स्थलीय भाग को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का ये जलीय भाग भी स्थलीय भाग को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा कि भौतिक भूगोल को अगर पढ़ा जाए तो पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन और वायुमंडल तीनों पार्टों का अगर अध्ययन किया जाए तो वो भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन कहलाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि पृथ्वी की सतह का ही अध्ययन किया जाए, पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाए, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भौतिक भूगोल का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें पृथ्वी का अध्ययन करना होगा और पृथ्वी के 3 भागों का अध्ययन करना होगा। जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि पृथ्वी की बाह्य परत का अध्ययन करना होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना होगा और वायुमंडल का भी अध्ययन करना होगा। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर अगर ध्यान दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर हमें दिखती क्या है? पृथ्वी की सतह पर है क्या? पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृति है, स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाए। पृथ्वी की सतह पर हम किसका अध्ययन करेंगे? स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए मौसम और जलवायु का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी की सतह पर हम किसका अध्ययन करेंगे? स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे, मौसम और पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए जलवायु का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी की सतह पर मृदा और वनस्पति का अध्ययन करेंगे। अगर हम लोग पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं तो इसे भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान। अगर पृथ्वी की सतह में स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाए तो यह भू आकृति विज्ञान कहलाएगा। अगर हम मौसम और जलवायु के विषय में अध्ययन करेंगे पृथ्वी की सतह पर तो ये जलवायु विज्ञान कहलाता है। मौसम और जलवायु का अध्ययन करना ही जलवायु विज्ञान है। मृदा और वनस्पति का पृथ्वी की सतह पर अध्ययन किया जाए तो ये जैव भूगोल के अंतर्गत आता है। किस भूगोल के अंतर्गत? जैव भूगोल के अंतर्गत। तो पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, पृथ्वी की सतह संबंधित मौसम और जलवायु होगी, पृथ्वी की सतह संबंधित मृदा और वनस्पति होगी। अगर स्थलाकृतियों का ही मात्र अध्ययन किया जाए तो वो भूगोल में भू आकृति कहलाएगा। अर्थात भू आकृति किसका भाग है? भौतिक भूगोल का भाग है। मौसम और जलवायु का अध्ययन करना जलवायु विज्ञान है। तो जलवायु विज्ञान किसका घटक है, किसका भाग है? भौतिक भूगोल का भाग है। मृदा और वनस्पति की बात किया जाए तो मृदा और वनस्पति का अध्ययन किया जाएगा तो जैव भूगोल कहलाएगा। और इन्हीं तीनों का सम्मिलन ही भू आकृति विज्ञान का, जलवायु विज्ञान का और जैव भूगोल का सम्मिलन ही भौतिक भूगोल
भूआकृति भूगोल कहलाता है। साधारण भाषा में अगर आपसे कोई कहे कि भौतिक भूगोल है क्या, तो इसे हम आसान भाषा में भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जो भूगोल का अध्ययन ही भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल कहलाएगा। पर भूआकृति विज्ञान के विषय में या भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? सिंपल बात है, भूगोल की सबसे बड़ी शाखा भौतिक भूगोल है और भौतिक भूगोल एक परिवर्तनशील भूगोल की एक शाखा है। पर्वतों का निर्माण होता रहता है, अपरदन से टूटते और घिसते रहते हैं, घाटियों का निर्माण होता रहता है, मैदानों का निर्माण होता रहता है और तदंतर इनमें बदलाव होता रहता है। अर्थात भौतिक भूगोल एक परिवर्तनशील भूगोल है, अर्थात यह भूगोल की एक शाखा है। भूआकृति विज्ञान पर अगर हम चर्चा करें कि भूआकृति विज्ञान किस प्रकार से भौतिक भूगोल को प्रभावित करेगी, या कह दें कि भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। भूआकृति विज्ञान, भूआकृति विज्ञान के विषय में अगर ध्यान दिया जाए छात्रों, तो भूआकृति विज्ञान और भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत चर्चा किया जाएगा पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, उसके स्थल रूपों को और स्थल की विशेषताओं के बारे में। भूआकृति विज्ञान में पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृति होंगी, क्या होंगी? स्थलाकृति होंगी और स्थलाकृति का निर्माण कैसे हुआ और इन स्थलाकृतियों का की विशेषताएं क्या हैं, इसका भी अध्ययन हम भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। और ये किस प्रकार क्रमबद्ध तार्किक अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि ये इनका क्या कारण है, अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। तो भूआकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह की स्थलाकृतियां हैं, इनकी विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, ये कैसे बनी, इनका अध्ययन ही भूआकृति विज्ञान कहलाता है। और भूआकृति विज्ञान अर्थात सतह एक अस्थायी और परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह क्या है या स्थलाकृतियां क्या है, ये सतह अस्थायी है और ये परिवर्तनशील है। जैसे कि बात किया जाए, अगर हम पृथ्वी की सतह की चर्चा करें तो पृथ्वी की सतह पर स्थलीय भाग होंगे और कौन से भाग होंगे? जलीय भाग होंगे। जरा देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्थलीय भागों में क्या क्या स्थलाकृतियां हैं, उनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि जलीय भागों में स्थलाकृतियां क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये भाग स्थल का पर्वत है और ये पर्वत भाग की सबसे पहली विशेषता की बात किया जाए, स्थल की अगर बात किया जाए, पृथ्वी के सतह पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी के सतह पर अगर कोई सबसे बड़ी या सबसे ऊंची अगर भूआकृति आपको दिखेगी पृथ्वी के सतह पर, तो क्या कहलाएगी? पर्वत कहलाएगी। पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह सबसे ऊंची, यह सब पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊंची है। पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊंचाई वाली जो स्थलाकृति है वो क्या कहलाएगी? पर्वत कहलाएगी। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि इसका आधार चौड़ा होता है। इसका आधार क्या होगा? चौड़ा। तो पर्वतों का आधार चौड़ा होगा और यह एक ऐसी स्थलाकृति है जो
सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई है इसकी। तो पूरी सतह पर सबसे ज़्यादा ऊंची स्थलाकृति कौन होगी? तो पर्वत कहलाएगी। और इसका तीव्र ढाल होता है। पर्वत का क्या होगा? तीव्र ढाल होगा। सबसे अधिक विशेषता क्या है कि पर्वत भूपटल या सतह की सबसे ऊंची स्थलाकृति है। पर्वत का आधार अधिक चौड़ा होता है पूरे पृथ्वी के भूपटल पर। इसका तीव्र ढाल होता है और तीव्र ढाल के साथ साथ कि शिखर, पर्वत का शिखर नुकीला होता है। कैसा होगा? नुकीला। तो ये पर्वत क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृति है। इसकी विशेषताओं के विषय में अगर बात किया जाए तो पर्वत की विशेषता सबसे पहली क्या है कि यह पृथ्वी के सतह सबसे ऊंची स्थलाकृति है। दूसरा, इस पर्वत का आधारशिला चौड़ा होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी? इसका तीव्र ढाल होगा और इसके शिखर नुकीले होंगे। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो अगर देखते हैं तो ये भाग थोड़ा सा ये कहलाएगा पठार। क्या कहलाएगा? ये पठारी भाग कहलाएगा। और इस पठार की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात कि यह अधिक ऊंचा नहीं होगा, अर्थात क्या होगा? कम ऊंचा होगा। तो पठार की ऊंचाई कम होती है। दूसरी विशेषता होगी इसका ढाल मंद होगा। पठार का ढाल कैसा होगा? मंद होगा। अर्थात पर्वत के बाद अगर चर्चा किया जाए तो पठार की बात किया जाए, पठार स्थलाकृति पर स्थलीय भाग में होगा पृथ्वी सतह पर, तो पठार कम ऊंचा होगा, इसका ढाल मंद होगा। और तीसरा कि उसका ऊपरी भाग सपाट होता है। तो पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है। तो पठार का ऊपरी भाग क्या होगा? सपाट होगा। ये पृथ्वी की सतह पर बनी स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। तो पहला, भूआकृति के अंतर्गत क्या पढ़ना है कि क्या क्या स्थलाकृतियां हैं। जैसे कि स्थलाकृतियों को बताया गया पर्वत, जैसे स्थलाकृतियों को क्या बताया गया बच्चों? पठार। फिर मुझे हम लोगों को यह पढ़ना है कि भूआकृति के अंतर्गत इन स्थलाकृतियों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता ये भूपटल पर या भू पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची होगी, इनका आधार चौड़ा होगा, इनका तीव्र ढाल होगा और इनका शिखर नुकीला होगा। पठार की क्या विशेषताएं हैं कि कम ऊंचा होगा, इनका ढाल मंद होगा, इनका ऊपरी भाग सपाट होगा। अगर हम बात करें तो अगला आपका भाग स्थल पर मैदान होगा। मुख्य भाग में क्या होगा? मैदान होगा। तो मैदान की सबसे बड़ी विशेषता या स्थलीय सतह पर, मैदान की सबसे बड़ी विशेषता कि यह स्थलीय सतह पर सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। स्थलीय सतह पर सबसे कम ऊंचाई वाला, सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। दूसरी बात, मैदान की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह समतल या ऊबड़ खाबड़ होता है। कहीं कहीं समतल और कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ जैसा होता है। तो मैदान स्थलाकृति तीसरा भाग होगा स्थल का, और इसका स्थलीय सतह सबसे कम ऊंचाई वाला भाग होगा और या समतल या ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। हम बात करेंगे, अब हम मैदान के बाद बात करते हैं समुद्र तटीय भागों में। किसका बात किया जाए? तटीय भाग। पहले समुद्र का किनारा भाग अगली स्थलाकृति होगी। और इसकी अगर चर्चा किया जाए तटीय भाग की, तो इस तट के किनारे के भाग के बाद महासागर में अगर बढ़ेंगे तो महासागर का जो भाग आएगा ये पहला भाग, इसे कहा जाएगा मग्न तट। इसे क्या कहा जाएगा? मग्न तट। मग्न तट के बाद अगली कंडीशन आएगी मग्न ढाल की। किसकी? मग्न ढाल की। प्राय एग्जाम में पूछता है कि महासागर की तरफ बढ़ने पर सबसे पहली स्थलाकृति क्या होती है? तो मग्न तट होता है। और सभी महासागरों में मग्न तट बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है महासागर का। क्यों?
क्योंकि मंगतट पर ही मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन मतलब मत्स्य उद्योग किया जाता है। मंगतट पर ही पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्र जो कहलाते हैं पेट्रोलियम के लिए, खनिज के लिए अपतटीय क्षेत्र, तो अपतटीय क्षेत्र आपके पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण है और अपतटीय क्षेत्र मंगतट पर ही पाया जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से मंगतट सर्वाधिक महासागर का वह भाग, महासागर का भाग या महासागर में मंगतट भाग जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका मंगढाल होगा, अर्थात महासागर के स्थलीय भाग पर चर्चा किया जाए, महासागर का भाग जो पृथ्वी की सतह पर है, अगर उसकी बात करें तो उसका सबसे ऊंचा वाला भाग क्या होगा? मंगतट होगा। उसके बाद थोड़ा नीचा वाला भाग क्या होगा? मंगढाल होगा। फिर हम बात करेंगे मंगढाल के बाद महासागरीय मैदान की। थोड़ा सा और आते भाग में चलेंगे महासागर में तो क्या कहलाएगा? मैदान। और ये लगभग एक सपाट भाग होता है महासागर में। और फिर महासागर के आंतरिक भाग चलेंगे तो क्या कहलाएगा? गर्त। क्या कहलाएगा? गर्त। या क्या कहलाएगा? यहाँ भ्रंश कहलाएगा। या आपका भ्रंश या गर्त हो गया। और उसके बाद या आपका महासागर का ये भाग आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ मंगतट देखा जाए तो ये महासागर ये पृथ्वी की सतह की स्थलाकृतियां हैं। तो पृथ्वी की सतह पर दो भाग हैं, पहला जलीय भाग और दूसरा स्थलीय भाग। पृथ्वी की सतह अगर ये चर्चा किया जाए तो ये क्या कहलाएगा? पृथ्वी की सतह। इसे क्या कहा जाएगा? पृथ्वी की सतह। और पृथ्वी की सतह पर दो भाग हैं। यहां से पर्वत से तटीय मैदान तक क्या आ जाए तो ये स्थलीय भाग कहलाएगा। कैसा भाग कहलाएगा? स्थलीय भाग कहलाएगा। और इस मंगतट से लेकर भ्रंश के साथ साथ, गर्त के साथ साथ, मैदान के साथ साथ किसी दूसरे कंटिनेंट तक अगर दूसरा सिरा महासागर का देखा जाए जलीय भाग का तो ये कहलाएगा जलीय सतह। जलीय सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दो भाग हो गए, एक स्थलीय सतह, दूसरी जलीय सतह। सबसे पहली बात इनकी विशेषताएं आपके सामने, ये कैसे। अब अगला हमारा क्रमबद्ध भूआकृति विज्ञान का अध्ययन कहता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, ये बनी कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखना आप लोगों को, इनकी उत्पत्ति या सतह पर स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के क्या कारण रहे, ये कैसे बनी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की सतह एक अस्थायी है और एक परिवर्तनशील पृथ्वी की सतह है। जैसे कि आपको इससे अवगत हो ही रहे हैं कि ये लगातार इसमें चेंजिंग आता रहता है और बदलाव होता रहता है। लेकिन ये उत्पत्ति इनकी होती कैसे है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के भू संचलन से होता है। किससे होता है? भू संचलन से। पृथ्वी के भू संचलन से ही इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भू संचलन कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक प्रकार का बल लगता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होता है उसी बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। और अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, चाहे वो जलीय भाग का हो और चाहे वो स्थलीय भाग का हो। इस प्रकार ये आपका भौतिक भूगोल क्या है। और इसी से संबंधित पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण ही, उसी अंतर्जात बल के कारण ही आपका ज्वालामुखी की क्रियाएं, भूकंप की क्रियाएं, सुनामी की क्रियाएं संपादित होती हैं। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें।